नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जीपीबी 221 सब्जेक्ट के बारे में। इसमें अपन बात करेंगे सीड टेक्नोलॉजी के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं साथियों? सीड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये क्या होती है और इसका जो गेस्ट पेपर है, इसके साथ साथ पेपर में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस को अपन देखेंगे कि कौन से टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक से अंतर पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही टिप्पणी कौन से क्वेश्चन से पूछी जा सकती है, डेफिनेशन कौन से टॉपिक से पूछी जा सकती है। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, कंप्लीट ये चर्चा करने वाले हैं। एंड तक क्लास में बने रहिएगा, आपको कंप्लीट पता चल जाएगा जीपीबी 221 की सब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ, बस ओनली एक पीडीएफ उठाकर उसको पढ़ने लग जाते हैं। उसके पहले अपने को जरूरी होता है कि कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये अपनी सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या अपने सिलेबस में है, इसके बारे में जानना सबसे पहले क्या है साथियों, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे साथियों किसके बारे में, अपने जीपीबी 221 सब्जेक्ट का टाइटल क्या है। इसका टाइटल है साथियों प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है सीड टेक्नोलॉजी। क्या आ रहा है? सीड टेक्नोलॉजी। अब ये सीड टेक्नोलॉजी या बीज प्रौद्योगिकी की क्या होता है? देखो साथियों, सीड टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ये क्या है, एक साइंस की ही क्या है, एक शाखा है, ब्रांच है। इसमें स्टडी किसकी की जाती है? इसमें बीज उत्पादन की, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन की प्रक्रिया का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या है साथियों, सीड टेक्नोलॉजी। अब देखो इसमें डेफिनेशंस में अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है एनएससी और एसएससी। एसएससी और एनएससी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सीड कॉरपोरेशन और स्टेट सीड कॉरपोरेशन। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है क्वालिटी सीड। क्या आता है? क्वालिटी सीड। मतलब अपन क्वालिटी सीड कौन से सीड को कह सकते हैं? क्वालिटी सीड साथियों उस सीड को कह सकते हैं जिसकी जर्मिनेशन परसेंटेज काफी क्या रहती है, अच्छी रहती है। इसके साथ ही अपन चर्चा करें कि इसमें रोग वगैरह नहीं होनी चाहिए, पैथोजन वगैरह इस सीड के नहीं लगे होने चाहिए, और अलग अलग प्रकार का जो मटेरियल होता है सीड के साथ में वो नहीं होना चाहिए। मतलब वो जेनेटिक प्योरिटी और उसकी फिजिकल प्योरिटी भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जर्मिनेशन प्योरिटी उसकी क्या होनी चाहिए, जर्मिनेशन परसेंटेज उसकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसको बोलते हैं अपने क्वालिटी सीड। किस नाम से जानते हैं? क्वालिटी सीड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आता है सीड टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट अपने आता है आइसोलेशन डिस्टेंस। क्या आता है? आइसोलेशन डिस्टेंस। अब आइसोलेशन डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पृथक्करण दूरी। क्या कहते हैं? पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी क्या कहते हैं? जब अपने को दो खेतों के बीच में बीज में आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जब दो खेतों के बीच में जो दूरी रखी जाती है, किसके लिए? आनुवंशिक शुद्धता या जेनेटिक प्योरिटी बनाए रखने के लिए, तो उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस के नाम से। कि दो खेत है, इन दोनों के मध्य क्या रखनी है? आनुवंशिक शुद्धता रखनी है, और ये बीच में जो दूरी रख रहे हैं इसको किस नाम से जानते हैं? आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट सीड प्रोसेसिंग। क्या आता है? सीड प्रोसेसिंग। अब भाई साहब आपने क्या कर ली, किसी भी फसल की कटाई कर ली, कटाई के बाद में थ्रेसिंग कर ली, थ्रेसिंग करने के बाद में आप क्या करोगे? बीज में जो भी अपशिष्ट है, जो भी अलग पदार्थ है, उनको क्या करोगे? अलग करोगे, मतलब क्लीनिंग करोगे, उसकी सफाई करोगे। इसके बाद में उसकी मार्केटिंग के लिए, बीज को मार्केट में, बाजार में भेजने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए आप जो भी क्रियाएं करते हो वो सारी किस में आती है साथियों? सीड प्रोसेसिंग में। उसकी चाहे पैकेजिंग करो, उसकी क्लीनिंग करो, जो भी स्टोरेज वगैरह जो भी प्रक्रियाएं अपन जो करते हैं वो किस में आती है? सीड प्रोसेसिंग में।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है OECD इन मार्केटिंग, मतलब जब अपन सीड की मार्केटिंग करते हैं, बीज का विपणन करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। अब मार्केटिंग क्या है दोबारा से समझ लेना, वैसे आपके मार्केटिंग सब्जेक्ट तो जानते हो। जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक किसी भी प्रोडक्ट को भेजना क्या है, मार्केटिंग है। इसके बाद में अपने आता है OECD इन सीड मार्केटिंग। OECD की फुल फॉर्म याद रखना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लिख लेना। इसकी सबसे पहले ओ का क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद में फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट क्या आ जाएगी, फुल फॉर्म याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड, इकोनॉमिक के बीच में एंड नहीं आएगा, जो अपने कॉपरेशन है और डेवलपमेंट है इसके बीच में क्या आएगा, एंड आएगा। तो दोबारा से सुन लो एक बार, अपने क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, सीड मार्केटिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, सीड मार्केटिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है सीड और ग्रेन में अंतर। ग्रेन मतलब दाना और सीड यानी बीज, ये बुआई के काम में आता है, ये खाने के काम में आता है। ये अंतर है जो कि मैंने बताया भी था ऐप पे जब अपनी क्लास थी, क्लास नंबर फर्स्ट में ही मैंने बता रखा है सीड एंड ग्रेन में दोनों में डिफरेंस। इसके बाद में अपने आता है हाइब्रिड एंड कंपोजिटी, जो वैरायटी है उन दोनों के मध्य अंतर पूछा जा सकता है आपको। इसके बाद में जेनेटिक प्यूरिटी एंड फिजिकल प्यूरिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं अभी तक भी, ये अपन बहुत दिनों पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अपने जो 12th क्लास है उसमें भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा होगा, पर अभी तक अपने को समझ में नहीं आया क्या होता है। ध्यान से समझना, ये कोई अपना सीड है, जब इसमें अन्य किस्मों के बीज या अन्य फसल के बीज जब आ जाते हैं तो उसको कौन सी इंप्योरिटी बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंप्योरिटी। सही। इसके साथ ही अपने किसी भी बीज में उसमें कंकड़ पत्थर आ जाते हैं तो उसको फिजिकल इंप्योरिटी के नाम से जाना जाता है। जब अपने जेनेटिक प्योरिटी में क्या देखते हैं कि अन्य किस्मों के बीज नहीं होने चाहिए, अन्य फसलों के बीज नहीं होनी चाहिए, में देखते हैं कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, कटे फटे बीज नहीं होने चाहिए। इसके बाद में आता है सीड वाइबिलिटी और सीड विगर में डिफरेंस। किसमें आ जाएगा, सीड वाइबिलिटी और सीड विगर में। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है बीज औज, मतलब बीज का स्वास्थ्य, किसका, सीड का हेल्थ, और इसमें क्या आ जाएगी, जीवन क्षमता, बीज की जीवन क्षमता और बीज औज में क्या डिफरेंस है, ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपने हैं बीज क्या है, मतलब बीज की परिभाषा देनी है। मैंने पहले ही 3 डेफिनेशन बताई थी फर्स्ट में ही, फर्स्ट पीडीएफ में ही, फर्स्ट क्लास में ही आपको 3 डेफिनेशन मिल जाएगी। इसके बाद में कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, मुख्यतः 4 वर्गों में। जो भी सीड क्लास है ना उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन सा है, न्यूक्लियस, ब्रीडर, इसके बाद में फाउंडेशन और सर्टिफाइड। सभी के बारे में मैंने बताया था, कौन इसका प्रोडक्शन करता है और कौन सा टैग होता है, कितनी शुद्धता होती है। इसके बाद में अपने आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं जानते हैं, इमास्कुलेशन के बारे में जान जाएंगे कि कोई भी है, जैसे कोई भी अपना पौधा है, इसमें क्या करते हैं, स्त्री कैंसर को बिना हानि पहुंचाए पुंकेसर को हटाना क्या होता है, इमास्कुलेशन है। क्या है, इमास्कुलेशन है। अब इमास्कुलेशन किसके लिए करते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। आपने देखा होगा उसमें 6 स्टेप थी, आपने देखा हो तो अपनी जो 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक थी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की बुक थी, उसमें 6 स्टेप थी कि कौन कौन सी। सबसे पहले पेरेंट्स का चयन, सही, पेरेंट्स, इसके बाद में पेरेंट्स का जो उत्तम क्वालिटी वाले जो पेरेंट्स थे उनका सेलेक्ट करते थे, फिर इसके बाद में इमास्कुलेशन करते थे, सही, फिर इसके बाद में इसकी टैगिंग, मतलब उस पर पॉलीथीन वगैरह बांधना, इसके बाद में इमास्कुलेशन करके उस पर बैगिंग कर देंगे, इसके बाद में बाहर से परागण करवाना, फिर इसके बाद में इनका स्टोरेज करना, ये अपनी क्या प्राप्त हो जाती है, FNPD। और इस प्रकार से ही क्या होता है, हाइब्रिड सीड का क्या करते हैं, प्रोडक्शन
प्रोडक्शन करते हैं। हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन कैसे, जैसे जो स्वपरागण होता है उसको रोक देते हैं, पर परागण उसमें करवा देते हैं, इस प्रकार से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं। मोस्टली जो क्रॉप्स है सेल्फ पॉलिनेशन वाली क्रॉप्स में इमास्कुलेशन वाली जो विधि है 6 स्टेप है, उसमें देखना एग्रीकल्चर बायोलॉजी की जो अपनी बुक है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की बुक है, उसमें फर्स्ट है उसमें दे रखा है ये अपना इमास्कुलेशन वाली हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन वाली। अब अपन बात करेंगे कुछ ऐसी भी है जैसे बाजरा जवार, उसमें पूछा जाता है स्पेसिफिक कि इस विधि के द्वारा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कीजिए या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में बताइए। तो एक तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की ये मेथड आ जाएगी 6 स्टेप वाली। इसके बाद में अपने आता है डिटेरियोरेशन कॉजेज ऑफ क्रॉप वेराइटी एंड कंट्रोल। साथियों इसमें है डिटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है, बिगड़ना। क्या है, बिगड़ना। अब आप एक बताओ कि क्रॉप की या क्रॉप वेराइटी की जो कब बिगड़ती है, वो क्रॉप वेराइटी कब बिगड़ती है, जब उस पर रोग का आक्रमण हो जाएगा, कीट का हो जाएगा, खरपतवारों का हो जाएगा, इसके साथ ही मौसम की विपरीत परिस्थितियां आ जाएगी, तो उससे क्या होता है, क्रॉप की क्वालिटी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। क्रॉप की क्वालिटी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो डिटेरियोरेशन कॉजेज ऑफ क्रॉप वेराइटी, मतलब क्रॉप वेराइटी कब कब बिगड़ सकती है, इसके मैंने कितने कारण बताए थे, 7 कारण बताए थे। कितने, 7 कारण। वो 7 कारण आपको लिखने हैं। इसके साथ ही इसको कैसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं, सीड की क्वालिटी जो बिगड़ती है इसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में अपने आता है सीड ड्राइंग, मतलब बीज को जो सुखाते हैं उसके क्योंकि बीज को सुखाना जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें ज्यादा नमी रहेगी तो उसमें रोगों का प्रकोप क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए सीड ड्राइंग के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद में जेनेटिक मॉडिफाइड या आनुवंशिक रूपांतरित, जैसे बीटी क्रॉप है, क्या है, बीटी क्रॉप है, तो बीटी क्रॉप या बासमती राइस है, अब ये क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, और इनकी कैसे आप पहचान कर सकते हो इसके बारे में आपको देखना है। इसके बाद में अपने आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2-3 क्वेश्चन, हर बार एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मेल स्टेरिलिटी क्या है और विभिन्न प्रकार की मेल स्टेरिलिटी के बारे में बताइए। 3 प्रकार की होती है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, याद कर लेना, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। 3 प्रकार की मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है। वो 3 प्रकार की मेल स्टेरिलिटी आपको क्या करनी है, एग्जाम में लिख के आनी है, और मेल स्टेरिलिटी की डेफिनेशन उनके बारे में अब आपको पूछा जाएगा कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के द्वारा आप ज्वार में क्या बताइए, ज्वार में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की क्या बताइए, विधि बताइए। तो जब आप साइटोप्लाज्मिक जो मेल स्टेरिलिटी है वो पढ़ लोगे, उसमें क्या होता है, क्रॉस करवाते हैं, 2 पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, उसमें किस प्रकार से अपन एफ1 प्राप्त करते हैं, अगर ये पता चल गया तो आप ज्वार का भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हो। सही, तो इस प्रकार से ये तीनों मेल स्टेरिलिटी आपको डिटेल से पढ़नी है, जो कि मैंने बताया भी था आपको जब क्लास ली थी, या वो अपनी ऐप पर जो क्लास है उसमें बता रखा है, पीडीएफ में भी दे रखा है। इसके बाद में है सीड मार्केटिंग क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब सीड मार्केटिंग क्या है और इसको मतलब बीज का अपन विपणन करते हैं, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, इसके बारे में बताना है। इसके बाद में है सीड सर्टिफिकेशन। आपको पता है कि जब भी अपन बीज को उत्पादित करते हैं, सही, अब मार्केट में अगर बीज को बेचना है तो पहले उसको प्रमाणित होना चाहिए, बिना प्रमाणित के अपन मार्केट में सेल नहीं कर सकते, तो उसका प्रमाणीकरण करवाने की क्या प्रोसेस रहती है वो आपको देखनी है। इसके बाद में अपने आता है वेराइटल आइडेंटिफिकेशन, मतलब कोई भी वेराइटी है उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, इसकी टेक्निक्स के बारे में आपको देखना है। और इसके बाद में सीड स्टोरेज, मतलब जो बीज का भंडारण करते हैं उसके बारे में देखना है। अब की सर आपने सब कुछ बता दिया, पर लगभग हमारे 4 से लेकर और लगभग 9-10 टॉपिक तक हमारे जो सीड प्रोडक्शन है, सर्टिफाइड सीड है, फाउंडेशन सीड है, वो तो सर आपने बताया ही नहीं। साथियों मैं बता देता हूं, वो आपके 1 या 2 या 3 क्वेश्चन हाईएस्ट पूछे जा सकते हैं, और मैं एक ही स्टेप में आपको सब कुछ वो बता दूंगा।
क्योंकि अपना अभी तक एक 6 नंबर का टॉपिक और बच रखा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है सीड प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब आपको किसी भी फसल की आपको सर्टिफाइड और फाउंडेशन सीड प्राप्त करने की प्रोसेस पूछ ले तो आपको सेम लिख के आनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, कौन सी क्लास में बताया था, 4th क्लास में बताया था, और 4th पीडीएफ में भी अवेलेबल है। किसमें अवेलेबल है? 4th पीडीएफ में अवेलेबल है, कंप्लीट शॉर्ट और स्वीट, क्लास नंबर 4th में। क्या क्या डिफरेंस आता है वो भी मैंने बताया था। अब देखो, सबसे पहले है साथियों प्रोसीजर ऑफ फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड। किसी भी फसल का पूछ ले, सरसों का पूछ ले, बाजरा का पूछ ले, अगर फाउंडेशन और सर्टिफाइड आपको पूछता है तो प्रोसेस यही रहने वाली है। देखो, सबसे पहले सीड का सोर्स सभी में क्या आएगा? कॉमन आएगा। सभी में क्या आएगा? कॉमन आएगा। आप सभी को पता है फाउंडेशन सीड अगर आपको उत्पादित करना है ब्रीडर सीड लेना पड़ेगा, अगर सर्टिफाइड लेना है तो आपको कौन सा सर्टिफाइड उत्पादन करना है तो फाउंडेशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा मेन टॉपिक मैंने जो क्लास नंबर 4 है और जो पीडीएफ नंबर 4 है उसमें सारा बता रखा है सीड सोर्स के बारे में, कि सीड सोर्स के बारे में आपको क्या लिखना है। क्योंकि कॉमन क्लास अपन ने कौन सी ली थी? 4th क्लास ली थी। 4th क्लास को कंप्लीट को एक बार आप देख लेना, वहां पर पूरी चीजें बता दी गई है कि किस प्रकार से लगभग आप अगर शॉर्ट और स्वीट तरीके से बढ़िया मैटर से आप पढ़ोगे ना तो 2 से 3 घंटे में आराम से कवर हो जाएगी, ज्यादा हार्ड नहीं है। सही, बहुत सारे स्टूडेंट्स इन 4 से लेके और 10 टॉपिक को लेकर बैठे रहते हैं, इनमें से क्वेश्चन ही नहीं आता है। इनमें तो एक ही क्लास में अपन ने कंप्लीट करवा दिया और बिल्कुल आता भी है एक ही क्लास से। अब इसके बाद में देखो, सबसे पहले सीड सोर्स का सभी में कॉमन आएगा जो मैंने लिखवा रखा है वो। इसके बाद में फील्ड का सिलेक्शन, ये भी सभी में कॉमन आएगा कि कैसे खेत का चयन करना है। इसके बाद में आइसोलेशन डिस्टेंस सभी की अलग अलग आएगी। जैसे मान लो कोई चने की पूछ रहा है, कोई फूल गोभी की पूछ रहा है, इसके बाद में सरसों की पूछ रहा है, तो मेन जो क्रॉप्स है सरसों वगैरह की, उनकी याद रख लेना। और आइसोलेशन डिस्टेंस में जो कॉमन पॉइंट्स है वो लिखे आना। अगर आपको आइसोलेशन डिस्टेंस कभी गलत नहीं लिखनी है, आइसोलेशन डिस्टेंस गलत नहीं लिखनी है, नहीं आता है छोड़ देना, और जो आइसोलेशन डिस्टेंस के जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो आप लिख लेना। इसके बाद में फील्ड प्रिपरेशन या खेत की जो तैयारी है, या खेत की तैयारी में कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती है। सबसे पहले खेत की तैयारी या फील्ड प्रिपरेशन आती है, ये सभी में कॉमन आएगी। बुआई में सभी का आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है बुआई का समय। क्या लिखना है? बुआई का समय सभी को याद है क्रॉप्स में। इसके बाद में फर्टिलाइजर आपकी क्रॉप्स वाली सब्जेक्ट ही तो थी सेमेस्टर में, तो फर्टिलाइजर आपको याद है पहले से। इसके बाद में याद भी नहीं है तो जो कॉमन पॉइंट्स है ना वो तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद में इरिगेशन लगभग सभी की याद है, मैंने कॉमन वाली क्लास में बताया था पहले ही। इसके बाद में प्लांट प्रोटेक्शन में किसका प्रोटेक्शन करना है? रोग का, कीट का, खरपतवार का। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी स्टेप आती है, 6 स्टेप गन लेना, 1 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, और ये क्यों कौन सी आ जाएगी? 6। कौन सी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। दोबारा से देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके बाद में 4th, 5th और 6th। अब इसमें देखो, सबसे पहले अपने आती है प्लांट प्रोटेक्शन, इसी में आ जाता है रोगिंग, है कौन सी? 5वीं स्टेप। 6ठी स्टेप है हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग। इसके बाद में देखो, रोगिंग में क्या होता है? कोई भी जैसे रोगग्रसित पौधा है उसको क्या कर देना? उखाड़ कर बाहर फेंक देना, क्या है? रोगिंग है। कोई भी खरपतवार का पौधा है उखाड़ कर क्या कर दो? बाहर फेंक दो, वो क्या है? रोगिंग है। इसके बाद में उसकी हार्वेस्टिंग, कटाई कर लो और क्या कर लो? थ्रेसिंग कर लो। तो ये कॉमन वाली एक 4 नंबर की आपको क्लास लेनी है, इसके अलावा कोई क्लास नहीं लेनी है। कौन सी? 4 से लेकर 10 क्लास तक। इसके अलावा जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो देखने, इसके अलावा कुछ भी डीपली में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ऐप की क्लासेस क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या? साथियों, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पर फिर भी अगर आप लेना चाहते हो, क्योंकि बहुत अच्छा मैटर है और कम से कम टाइम में आप
अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि आपने ये क्लास लेकर भी अनुभव किया होगा कि आराम से अगर ऐसी क्लास हो 2-3 घंटे की तो हम आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब उसका जो चार्ज है वो क्या है 49, पर आप ओनली एक दिन के लिए लेना चाहते हो तो आपको 29 में वो मिल जाएगा। मेरे को आप कॉल या मैसेज कर देना 8690596638, इन नंबरों पर मैसेज कर देना। 29 में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, कंप्लीट इस सब्जेक्ट का जीपीबी 221 का मैटर आपको मिल जाएगा। आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ना। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा होता है वो पढ़कर, तो आप मैसेज करके जरूर बताना। आई होप बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मटेरियल जो स्टूडेंट्स ले रखे हैं उन सभी को पता है। तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।